स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1B के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि समुच्चय सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, समुच्चय सिद्धांत के चैप्टर में पिछले हमने 4 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका है। यदि आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक या प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मैं चाहूँगा आप वो पहले का वीडियो ज़रूर देखें और फिर आप प्रश्नावली 1B यानी कि ये आज का वीडियो 5वां लेक्चर होने वाला है, तब फिर आप 5वें नंबर पर आएँ, क्योंकि आपको जब तक शुरू से देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप पिछले वीडियो लेक्चर देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1B के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1B में हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे कि उन सवालों को आखिर हल कैसे किया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड में इसी तरह के सवाल प्रश्नावलियों से अधिकतर सवाल आते रहते हैं और इसी के आधार पर वो सवाल आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है? पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय परिमित या अपरिमित समुच्चय है? मतलब दोस्तों, जो पहला सवाल है हमारा 1B का, वो परिमित या अपरिमित समुच्चयों को हमें बताना है। कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है, यानी कौन सा समुच्चय लिमिट है या इन्फिनिट है। ठीक, तो हमने समुच्चय के प्रकार पढ़ लिया था। कुल 12 समुच्चय हैं, उनमें से परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय और भी बहुत सारे समुच्चय थे जिनके हमने बारे में देख लिया है। तो आइए हम छांटते हैं कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। सबसे पहले हम एक एक करके सवालों को पहले से हम लिख लेते हैं, फिर हम आगे से बताते हैं, तो ताकि वीडियो का समय बचत हो सके। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1B के हमने बोर्ड पे 2 सवालों को लिखा है और इन 2 सवालों को हम समझते हैं। यदि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से अगर समझा होगा तो आई होप आप इस प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान से सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित है। उम्मीद है दोस्तों परिमित और अपरिमित समुच्चयों को आपको समझ में आएगा, किसे परिमित कहते हैं, किसे अपरिमित। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या लिमिट हो, यानी जिनके सदस्यों की संख्या को हम गिन सकें कि कुल कितने सदस्य हैं। तो वहीं बात करें अपरिमित समुच्चय में, तो अपरिमित समुच्चयों में सदस्यों की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती कि उसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो आइए एक एक करके इन सवालों को जान लेते हैं। पहला सवाल है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो दोस्तों, वर्ष के महीनों का समुच्चय अगर हम बनाएं तो समुच्चय में क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल 12 महीने होंगे। तो स्वाभाविक है दोस्तों, इनमें जो इस समुच्चय में जो सदस्यों का हम जो नाम लिखेंगे महीनों का, कुल 12 होंगे, यानी गिन सकते हैं। अतः यह परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, हमें सिर्फ बताना है कि समुच्चय कौन सा है, परिमित है या अपरिमित। तो ये परिमित समुच्चय है। दूसरा है दोस्तों, x इस प्रकार है, x एक पूर्णांक है। तो दोस्तों x इस प्रकार है कि x एक क्या है? पूर्णांक है। तो दोस्तों ये अपरिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में तो कुछ भी हो सकते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये इनमें सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। तीसरा है 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है। तो ये परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें सदस्यों की जो संख्या वो लिमिट है, यानी निश्चित है। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय है। ठीक, x इस प्रकार है कि x सम संख्या है। क्योंकि x जो है सम संख्या है, तो ऐसा कोई कंडीशन तो दे नहीं रखा है कि x जो इस प्रकार है कि सम संख्या है, या फिर उसको कंडीशन है नहीं। तो अब सम संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 4 6 8 10 अनगिनत हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है। ये आपका अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक, अगला है दोस्तों, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर 16 है। तो इसका तो अगर हम सॉल्व करके लिखे हैं, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर 16 है। अब x का जैसे क्या वैल्यू रखे हैं जिसका वर्ग करने पर 16 आएगा? तो सिंपल सा है दोस्तों, 4 आएगा। अर्थात 4 क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 1 है। अतः ये समुच्चय जो होगा परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय।
फिर अगला है 2 2 2 2 अनगिनत है यानी अनंत तक है। तो इस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? क्या इसे हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे या अपरिमित कहेंगे? अपने पहले ही बता दिया, यदि किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या रिपीट होती है यानी बार बार आती है तो हम उसे समुच्चय नहीं मानते हैं। उस समुच्चय में हम उसको सही रूप से अगर समुच्चय को इसको लिखा जाएगा तो इस समुच्चय को केवल हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक, यानी कि सिर्फ 2 रहेगा। अतः यह समुच्चय भी क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा, ठीक। परिमित समुच्चय। अब कई बच्चों का कहना ये होगा कि सर इसमें सदस्यों की संख्या तो अनंत है, गिन तो सकते नहीं। लेकिन यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने आपको अच्छे से बताया है कि जिस समुच्चय में किसी सदस्यों को यदि बार बार रिपीट होता है तो उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। तो इसलिए अगर इसको एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाता है? वो परिमित समुच्चय बन जा रहा है, यानी कि लिमिट हो जा रहा है उसमें, ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन से समुच्चय एकल समुच्चय है? एकल समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो आइए देखते हैं। पहला समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय है, क्योंकि सिर्फ सदस्यों की संख्या कितनी है? एक है, अतः ये एकल समुच्चय है। x इस प्रकार है कि x एक सम अभाज्य संख्या है। x ऐसा है कि x क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और वो है 2, यानी ये 2 की समुच्चय की बात कर रहा है। अतः ये भी एकल समुच्चय है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आगे देखते हैं। ये है एक समुच्चय जिसमें सिर्फ फाई है। तो क्या है? एकल समुच्चय है कि रिक्त समुच्चय है? जी हाँ, बिल्कुल ये एकल समुच्चय। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम लोग सिर्फ फाई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होते, जबकि इस समुच्चय में एक सदस्य है और वो सदस्य है रिक्त समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय खुद इसमें सदस्य बन के बैठा हुआ है, इसलिए ये एकल समुच्चय हुआ, ठीक। अगला है x इस प्रकार है कि x 9 से छोटा है और 7 से बड़ा है और धन पूर्णांक संख्या है। तो क्या होगा? वो संख्या होगी 8। अतः क्या है? ये भी एकल समुच्चय है, ठीक। हमने क्या देखा? ए बी सी डी ये चारों समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय है। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। एक्सरसाइज 1B की तीसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय बताओ। तीसरा प्रश्न है कि रिक्त समुच्चय बताओ, यानी कि हम कुछ प्रश्नों को लिखेंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, ठीक। सिर्फ रिक्त समुच्चय को बताना है। तो हम पहला प्रश्न लिखते हैं आपके पास। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि x इस प्रकार है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x इस प्रकार है कि x का वर्ग करने पर 9 आना चाहिए, ठीक। और कंडीशन दे रखा है इसने कि x जो है सम संख्या है। अभी आप बताइए ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय है या कौन सा समुच्चय है? x इस प्रकार है कि x का वर्ग करने पर 9 आना चाहिए और x सम संख्या है। हम साफ साफ ही प्रश्न में देख सकते हैं कि जो संख्या 9 है एक विषम संख्या है और किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सिर्फ सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या नहीं। जैसे मान लेते हैं हम एक सम संख्या लिया हमने 6, यदि हम इस 6 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 36, और 36 क्या है? सम संख्या है। ठीक उसी तरह यदि हम एक विषम संख्या का वर्ग करें तो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न में यह कह रहा है कि x का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक सम संख्या होनी चाहिए। तो क्या ऐसी कोई सम संख्या है जिसका वर्ग करने पर विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं। अतः यह रिक्त समुच्चय है, ठीक। ये रिक्त समुच्चय है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x विषम संख्या है। फिर वही बात, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर जो है 4 आना चाहिए और कंडीशन ये है कि x विषम संख्या है। ऊपर वाला ही सवाल है, उल्टा कर दिया है। x का वर्ग करने पर 4 आना चाहिए और x विषम संख्या है। तो क्या ऐसी कोई विषम संख्या है जिसका वर्ग कर दें तो सम संख्या आ जाए? बिल्कुल नहीं। अतः ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, ये हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें एक सदस्य 0 है। क्या ये रिक्त समुच्चय है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एकल समुच्चय है, इसमें सदस्यों की संख्या 1 है, इसलिए एकल समुच्चय है।
कौन सा समुच्चय है ये? एकल समुच्चय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, x ऐसा है कि x + 3 = 10। अब बताइए, x इस तरह है कि x में अगर हम 3 जोड़ें तो 3 प्राप्त होगा। तो x की जगह ऐसा क्या रखें कि 3 मिल जाए? तो ऐसे में x के तो कई सारे मान हो सकते हैं। जैसे यदि x को हम लोग अच्छा धन 3 है, तो इस कंडीशन में अगर x की जगह हम 0 रख दें और फिर 3 जोड़ें तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो आगे नहीं होगा। अतः ये एकल समुच्चय नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय होगा। ठीक, क्या होगा ये रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे ये रिक्त समुच्चय नहीं था वैसे ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x का वैल्यू अगर 0 रख सकते हैं हम, अर्थात इस समुच्चय में x की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है, यानी ये एकल समुच्चय में जा रहा है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ई। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि x इस तरह है कि x जो है ना वो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले का अक्षर, ए से पहले का अक्षर अब बताइए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग LKG से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से स्टार्ट होती है, BCDEF ... X Y और Z तक चली जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक्स ऐसा है कि एक जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी जो ए है ना, ए के पहले का अक्षर हो। तो क्या ए से पहले कोई अक्षर है क्या? बिल्कुल नहीं। अतः ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्य ही नहीं है। एक और आखिरी प्रश्न है इसमें बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक समुच्चय, बताइए जल्दी से बताइए क्या रिक्त समुच्चय है? कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो समुच्चय है इसमें जो सदस्य है ना खुद रिक्त समुच्चय ही सदस्य बन के बैठा है, अतः इसलिए एकल समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1B का चौथा प्रश्न क्या है? चलिए आपके सामने मैं लिखता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए और कमेंट बॉक्स में एक एक करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियो में अपना सुधार कर सकूं। उम्मीद है दोस्तों हमारा लेक्चर आपको पसंद आता होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न संख्या 4, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान समुच्चय है? यानी दोस्तों हमें इस प्रश्न में समान समुच्चय को छांटना है, बताना कि कौन सा समुच्चय समान समुच्चय है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 में जो पहला प्रश्न है वो है, एक समुच्चय दे रखा है 3 और 2। ठीक, और एक समुच्चय दे रखा है 3 2 2 3 3 2, और एक समुच्चय और दे रखा है x इस प्रकार है कि x² - 5x और +6 = 0। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित समुच्चय समान समुच्चय है या नहीं है। तो समान समुच्चय कब होता है?
दो या दो से अधिक समुच्चय समान समुच्चय तब कहे जाते हैं जब उन समुच्चय में दिए गए जो सदस्य हैं वो समान हो। अगर दिए गए समुच्चय में सदस्य समान है तो हम उसे समान समुच्चय कहेंगे, भले ही उन समुच्चयों का क्रम भिन्न भिन्न क्यों ना हो, लेकिन समुच्चयों के जो सदस्य होते हैं वो समान होने चाहिए। तो चेक करते हैं। पहला समुच्चय है 3 2, इस समुच्चय में 3 2 यानी कि हम देख रहे हैं 3 3 बार रिपीट है, 2 2 बार रिपीट है। तो इस समुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं, इस समुच्चय को हम लोग लिख सकते हैं 3 2, यानी जितनी रिपीट है उनको हटा देना है, सिर्फ एक बार लिखना है। इस समुच्चय को देखते हैं। x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि दोस्तों हम इसका गुणनखंड करें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। ठीक, दो संख्या ऐसे लीजिए जिनका गुणनफल 6 हो, योगफल -5 हो, तो क्या होगा, -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 5 -5। ठीक, तो x माइनस, अब इसका कॉमन कर दीजिए, x को कॉमन करेंगे x माइनस 3, और यहाँ हम क्या कॉमन करना है, x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ हम -2 को कॉमन करना है और x माइनस 3, ठीक, इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कॉमन हो गया, और x माइनस 2 यहाँ कॉमन हो गया, इक्वल टू 0। ठीक, एक बार x माइनस 3 को अगर 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर 3, और एक बार x माइनस 2 को 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर 2। ठीक, यानी x की वैल्यू 3 और 2 प्राप्त हो रही है। अतः यह समुच्चय में भी दो सदस्य होंगे 3 और 2। तो हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ भी 3 2, यहाँ भी 3 2, और यहाँ भी 3 2। अतः ये क्या है, ये तीनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, समान समुच्चय है। ठीक, इसी तरह से बाकी प्रश्नों को भी हमें बताना है कि कौन सा समुच्चय समान है और कौन सा समुच्चय असमान है। तो आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 6 7, प्रश्न नंबर बी है 2 6 7, और एक है 7 2 6। क्या ये दोनों समान समुच्चय है? देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। क्या है ये समान समुच्चय है कि नहीं है? बिल्कुल, ये भी समान समुच्चय है, क्योंकि दोनों सदस्यों की जो सदस्य है ना वो सेम है। ठीक, भले ही इनका आर्डर अलग अलग हो, यहाँ 2 पहले है 2 बाद में है, इससे नहीं मतलब है, लेकिन सदस्य तो सेम है ना, और तो ये समान समुच्चय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या सी। ए बी सी एक समुच्चय हो गया, दूसरा है ए बी सी ए बी सी ए, तीसरा है ए सी बी ए बी, और चौथा है ए सी बी सी ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों ए बी सी है, इसमें ए बी सी है लेकिन ए 2 बार है, तो हम लोग एक बार काउंट करेंगे। ए सी बी ए बी यानी बी 2 बार है, ए 2 बार है, इसमें हम लोग एक बार काउंट करेंगे। और यहाँ सी 2 बार है, इसको हम लोग एक बार काउंट करेंगे। और जब एक बार काउंट करके लिखेंगे तो ये चारों समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। अतः हम कहेंगे ये समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। ठीक, अब इसी पे आधारित हम एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देखेंगे। इसी एक्सरसाइज में अगला सवाल है, डी नंबर का जो सवाल है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और बताना क्या समुच्चय समान है या असमान है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 1B के सवाल दोस्तों बहुत ही आसान है। यदि आप हमारे पिछला 4 वीडियो का लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने वाला है, आप मिनटों में कर सकते हैं। मैं तो आपको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, डी नंबर का सवाल है, इसी क्वेश्चन का डी जो चौथा सवाल है वो इसमें कई सारे समुच्चय दे रखे हैं। एक्स इस प्रकार है
पहला है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ना फॉलो का अक्षर है। एक्स जो है ना शब्द फॉलो FOLLO फॉलो का अक्षर है। ठीक। दूसरा है वोल्फ शब्द के अक्षर का समूह। वोल्फ शब्द के अक्षरों का समूह। तीसरा है तीसरा देखते हैं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ना वो शब्द फ्लो का अक्षर है। शब्द फ्लो का अक्षर है। ठीक। और चौथा है दोस्तों FLWO। पांचवा है यदि ए बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 13553 का अंक है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है संख्या 13553 का अंक है। ठीक। और बी ले रखा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 351 का अंक है। 351 का अंक है। बी हो गया आपका। ठीक। आइए बढ़ते हैं डी में। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है। तो इसका अगर समुच्चय हम बनाएंगे तो क्या होगा? FOLW। क्यों? क्योंकि O 2 बार है, एक बार लिखेंगे। F एक बार लिख दिया है। L 2 बार है, एक बार लिखेंगे। W एक बार है, एक बार लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार वोल्फ शब्द का अक्षर का समूह, तो WOL और F इसका समुच्चय हो जाएगा। फिर एक्स इस प्रकार है कि एक्स शब्द फ्लो का अक्षर है, तो यहाँ भी वही होगा FLOW। ठीक। यहाँ ऑलरेडी दे रखा है FLWO। ठीक। तो हम चारों का समुच्चय लिख दिया और चारों ही समुच्चय क्या है? समान समुच्चय है, अतः ये समुच्चय भी क्या है? समान होंगे। ठीक उसी तरह से इसमें कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 13553 का अंक है, और यहाँ कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स संख्या 351 का अंक है। यानी इस समुच्चय का अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? 1 3 5। ठीक। क्योंकि 5 2 बार है, 3 2 बार है, एक एक बार लिखेंगे। ठीक उसी तरह 351 का अंकों का हम बनाएंगे तो 351 के अंकों का जो समुच्चय वही होगा। अतः ये दोनों समुच्चय भी क्या है? समान समुच्चय है। प्रश्न संख्या 5, कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? नीचे कुल 7 समुच्चय दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सवाल जो है सत्य है और कौन सा सवाल असत्य है। तो आइए पहला देखते हैं। कह रहा है कि एक समुच्चय 2 है, तो बताना है क्या ये समुच्चय 2 3 के सदस्य हैं? तो कहेंगे दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गलत है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये भी समुच्चय है और यहाँ हम देख रहे हैं ये भी समुच्चय है। ठीक। तो ये जो समुच्चय है इसका सदस्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समुच्चय को इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। यदि यही चीज इस तरह लिखा होता कि समुच्चय 2, ठीक, एलिमेंट 2 3 या एक ऑलरेडी समुच्चय इसमें होता तो हम कहते कि ये सही है। क्यों? क्योंकि समुच्चय 2 को इसमें उपस्थित होना जरूरी है, जबकि
यहाँ समुच्चय 2 इसमें नहीं है। क्यों? लेकिन यदि ऐसा नहीं होता और सिर्फ यहाँ सदस्य 2 होता तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि सदस्य 2 तो ऑलरेडी इसमें उपस्थित है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए ये जो है कथन असत्य है। ठीक उसी तरह दूसरे में देखिए, कह रहा है कि 2 उप समुच्चय है, 2 3, यानी कि जो सदस्य 2 है इस समुच्चय का उप समुच्चय है। तो ये कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी गलत है। क्योंकि इस कंडीशन में इसको भी समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय तभी होता है कि जब वो समुच्चय उस समुच्चय में ऑलरेडी उपस्थित हो। लेकिन ये 2 कोई समुच्चय तो है नहीं, ये तो सदस्य है, अतः ये भी असत्य है। तीसरा है 2 समुच्चय 2 उप समुच्चय है 2 और 3 का, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जो है एक समुच्चय है और यहाँ 2 और 3 से मिलकर एक बना समुच्चय है। तो इसमें से अगर उप समुच्चय हम बनाएंगे तो 2 का उप समुच्चय बनता है, अतः ये कथन सत्य है। ठीक उसी तरह से समुच्चय 3 और 4 उप समुच्चय है 3 5 3 5 3 के, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि यह समुच्चय 3 और 4 ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, ये भी गलत। अगला है कि x जो है एलिमेंट है x और समुच्चय x के, यानी एक इस समुच्चय में 2 सदस्य हैं, एक तो x है, दूसरा x का एक समुच्चय ऑलरेडी समुच्चय के अंदर बैठा हुआ है, अतः x इसका एलिमेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि x इसमें उपस्थित है, अतः ये भी सही है। अगला है समुच्चय 5 2 और 5 का उप समुच्चय है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि यदि उसका उप समुच्चय 5 ऑलरेडी बनकर यहाँ बैठा हुआ है तो ये उप समुच्चय हुआ। अगला है 2 और 3 उप समुच्चय है 3 और 2 के, तो बिल्कुल सही, ये जो है इसका उप समुच्चय हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक समुच्चय दिया हुआ है कि 1 2 और 3, एक समुच्चय है 1 2 3 1 2 3, और पूछा क्या जा रहा है कि इसके सभी उप समुच्चयों को लिखिए। तो दोस्तों इसके सभी उप समुच्चय कुल कितने होंगे? सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करना है कि इस समुच्चय के कुल उप समुच्चय होंगे कितने। हमने एक फार्मूला बताया था, किसी भी समुच्चय को उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 पे पावर n लगाते हैं, जहाँ 2 उसका बेस हो गया और n क्या हुआ, उस समुच्चय में उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो एक तो 2 और इसमें 3 सदस्य हैं तो पावर 3 लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि इस समुच्चय के यदि कुल उप समुच्चय को हमें लिखना हो तो कुल 8 उप समुच्चय बनेंगे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका एक समुच्चय होगा 5 जो कि रिक्त समुच्चय है। अगला एक समुच्चय हो जाएगा, एक एक सदस्य लेकर हम बनाएंगे। ठीक, एक रिक्त समुच्चय हुआ और एक एक सदस्य लेकर हमने एक समुच्चय 3 बना दिया। अब हम 2 सदस्य लेकर बनाएंगे, इसमें से 2 सदस्य लेकर समुच्चय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2, एक समुच्चय ये हो जाएगा और एक समुच्चय हो जाएगा 1 और 3। ठीक, अब 2 और 3 लेकर बना सकते हैं हम। ठीक, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। अब हम 3 सदस्य लेकर बनाएंगे, तो जब 3 सदस्य लेकर बनाएंगे तो ये आखिरी समुच्चय हो गया। तो इस तरह से जो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी 8 और ये रहा 8। ठीक, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, एक समुच्चय है ए, x इस प्रकार है, x जो है एक वर्ग है, ठीक, x इस प्रकार है कि x एक चतुर्भुज है, x इस प्रकार है कि x क्या है, एक चतुर्भुज है, c है, x इस प्रकार है कि x सम चतुर्भुज है, x इस प्रकार है कि x क्या है, एक सम चतुर्भुज है,
और एक आखिरी डी दे रखा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक आयत है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक आयत है। पहले वाले में वर्ग है, समझते हैं, इसको प्रयास करते हैं समझने का। पहले वाले में वर्ग है दोस्तों, दूसरे वाले में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है। तीसरे वाले में समचतुर्भुज है और चौथे वाले में आयत है। इस प्रश्न में कहा किया जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय है, यानी इनमें से कौन सा समुच्चय जो है किसके उचित उपसमुच्चय है, ये हमें बताना है। यानी कौन सा समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय है। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ठीक, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल मेंटली क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले में कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक वर्ग है, दूसरे में कह रहा है कि x एक चतुर्भुज है, तीसरे में है x एक समचतुर्भुज है और चौथे में क्या कह रहा है कि x एक आयत है। और बताना क्या है कि कौन सा समुच्चय किसके समुच्चय के उचित उपसमुच्चय है। तो उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या हुआ, एक सदस्य समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। ठीक, समुच्चय ए के सारे सदस्य बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में ना हो, तो हम बी को क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक, तो बहुत ही अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जो समुच्चय ए है ना दोस्तों, वो उचित उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। ठीक, उसी तरह ए जो है उचित उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक, जो समुच्चय ए जो है वो उचित उपसमुच्चय होगा किसका, डी का। ये तीनों कथन सत्य होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि समुच्चय ये क्या है, वर्ग है और बी क्या है, चतुर्भुज। तो भैया चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है। ठीक, उस चतुर्भुज में हो सकता है कि वर्ग भी हो, तो चतुर्भुज कई सारे से बन सकते हैं, तो उस चतुर्भुज में वर्ग तो जरूर होगा। लेकिन उस चतुर्भुज में कुछ चतुर्भुज ऐसे होंगे जो वर्ग के अलावा और भी चतुर्भुज हो सकते हैं, अतः वर्ग क्या होगा, इसका उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय होगा। ठीक, उसी तरह से सी वाले में आ सकते हैं, सी समचतुर्भुज है, हो सकता है कुछ समचतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें वर्ग शामिल हो। अब ऐसा ही देख लीजिए, एक ऐसा है, हो सकता है कि एक ऐसा भी हो। ठीक, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो ये वर्ग बना कि नहीं बना। ठीक, उसी तरह से ये जो है डी के भी क्या हो सकते हैं, उचित उपसमुच्चय हो सकते हैं। इसके अलावा समुच्चय जो सी है वो उचित उपसमुच्चय है बी के। क्यों, क्योंकि बी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से समचतुर्भुज होना एक खास बात है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चतुर्भुज हो सकते हैं, अतः सी जो होगा बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जो डी होगा ये भी उचित उपसमुच्चय हो जाएगा किसके, बी के। ठीक, तो इस तरह से कुल 5 कंडीशन बनते हैं इस प्रश्न में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। तो बिल्कुल रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी आप समुच्चय ले लीजिए, ठीक, उसका अगर हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो एक रिक्त समुच्चय सबसे पहले आता है, लेकिन उस उपसमुच्चय में और भी तो सदस्य होते हैं, इसीलिए वो समुच्चय इस समुच्चय से क्या होगा, उचित उपसमुच्चय हो जाता है। तो इस रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। प्रश्न संख्या 9, सिद्ध करो कि ए समुच्चय बी इस प्रकार है कि एक सम संख्या का उपसमुच्चय नहीं है। प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक समुच्चय ए दे रखा है जिनमें 2 3 4 5 2 3 4 5 ये सदस्य हैं, और एक समुच्चय बी दे रखा है एस एक्स इस प्रकार है कि एक्स सम संख्या है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, सम संख्या है। और पूछा क्या जा रहा है कि ये जो बी है ना, ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सम संख्या है 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, शर्त तो है नहीं, अनलिमिट हो जाएंगे, यानी कि ओपन में समुच्चय बनेगा। ठीक, और ये क्या कर रहा है 1 2 3 4 5, पूछा क्या जा रहा है
कि बी जो है ए का उप समुच्चय नहीं है। तो बी ए का उप समुच्चय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 4 6 8 इसमें 6 और 8 नहीं है, ठीक, इसलिए इसका उप समुच्चय नहीं है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि सत्य असत्य की पहचान करिए। फिर वही बात, आप प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 5x + 6 = 0 को संतुष्ट करती है। अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा है, ठीक वही प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो है वो कह रहा है कि x² - 5x + 6 = 0, यानी कि एक ऐसा समुच्चय बनाइए जो x की वैल्यू को संतुष्ट करता हो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 3 और x - 2 = 0, x - 3 = 0, then x = 3 and again x - 2 = 0, then x = 2. So the set is 3 and 2. बस यही बताना था, समुच्चय बनाना था, यानी x की जो वैल्यू इसको संतुष्ट करती है उसी का समुच्चय बनाना था। प्रश्न संख्या 12, समुच्चय फाई के सभी उप समुच्चय लिखिए। आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 12, एक समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, कह रहा है इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। और हमने बताया है कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है, ठीक। तो जहाँ 2 आधार होती है और n क्या होती है, उस समुच्चय में उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो इस समुच्चय में कुल कितने सदस्य हैं, 1, तो 2 यानी कि 2, यानी कि इसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे, 2। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले एक तो रिक्त समुच्चय जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा स्वयं ये होगा, ये हो गया इसके उप समुच्चयों की संख्या, दोनों आपके सामने है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1B यानी प्रश्नावली 1B को कंप्लीट रूप से हमने सॉल्व किया है। अगले लेक्चर में हम कुछ थ्योरी के साथ एक्सरसाइज 1C के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को में अधिक से अधिक शेयर करिए। और बताइए यहाँ कि यूपी बोर्ड की कक्षाएं संचालित हो रही हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल MG स्टडी पे, जहाँ आपको लेक्चर वाइज स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से और व्याख्या के साथ आपको प्रश्नों के साथ साथ उदाहरणों को भी और एक एक कंसेप्ट को भी क्लियर किया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।